सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत अपने किसी इत्तेहादी को नाराज करने का खतरा मोल नहीं ले सकती। ऑपोजिशन की तहरीक की कामयाबी का दारोमदार बहुत हद तक इस बात पर है कि हुकूमत का कोई इत्तेहादी उसका साथ छोड़ दे और असेंबली में हुकूमत की पोजीशन मजीद कमजोर हो जाए। हुकूमत भी अपने इत्तेहादियों को हर कीमत पर अपने साथ रखना चाहती है, क्योंकि सेनेट इलेक्शन के होने तक इस साथ की अहमियत बहुत ज्यादा है। गुज़िश्ता दिनों हुकूमत ने काफ लीग को भी मनाया और खुद वज़ीर आज़म इमरान खान ने MQM के वफ्द से भी मुलाकात की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए और उनसे किए गए माजी के वादों की तकमील का एक बार फिर यकीन दिलाया, जिसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब हुकूमत के लिए सब अच्छा हो गया और हुकूमत के इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। लेकिन आज MQM पाकिस्तान ने वफाकी हुकूमत से अलहदगी का इंदिया दे दिया। MQM पाकिस्तान के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने MQM से किए एक वादे पर भी अमल नहीं किया, एक मुतालबा पूरा नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत ने MQM के खदशात के बावजूद मरदमशुमारी को मंजूर कर लिया। हमें बताया जाए हम हुकूमत में क्यों हो। खालिद मकबूल ने क्या कहा? तो एक तरफ हुकूमत के अहम इत्तेहादी इस अहम मौके पर हुकूमत से नाराज हो रहे हैं और दूसरी तरफ अपोजिशन को वज़ीर आज़म के बगैर तैयारी के हुकूमत में आने के बयान के बाद उन पर तनकीद करने का नया मवाद मिल गया है। आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी इफ्तिताह तो मलीर एक्सप्रेस वे का कर रहे थे, लेकिन गुफ्तगू का महवर वज़ीर आज़म इमरान खान और उनका 2 रोज़ पहले वाला बयान ही था। बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कह रहे थे, ज़रा ये भी सुनिए। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ये कह रहे थे कि वज़ीर आज़म 2.5 साल बाद भी अब भी ट्रेनिंग पर हैं। 2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म ने यह कहा कि उनकी तैयारी नहीं थी हुकूमत में आने की और किसी भी हुकूमत को बगैर तैयारी के हुकूमत में नहीं आना चाहिए। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं सस्सी बलीजो साहबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में हमारे साथ मौजूद हैं। सस्सी साहबा, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। बिलावल भुट्टो ज़रदारी और तमाम अपोजिशन जमातें भले ही इमरान खान पर तनकीद करें, लेकिन जो 2 रोज़ पहले उन्होंने बयान दिया वो किसी हद तक सच पर मबनी तो था। अगर उनकी तैयारी नहीं थी तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, कबूल किया। सच बोलने के लिए भी बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है। जी बिल्कुल, ये देखें खान साहब पर हर तनकीद जो है उसको तनकीद बराए तनकीद नहीं समझनी चाहिए। वो खुद एडमिट कर रहे हैं, लेकिन हमें वो दिन भी याद है जब वो कहते थे कि 22 साल जदोजहद में मैंने यही सीखा है कि तैयारी होनी चाहिए। और उन्होंने कहा कि मेरी 200 लोगों के एक्सपर्ट्स की टीम जो है हर वक्त तैयार है और मैं पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की तरह कोई ऐसे जो है वो मामलात नहीं हमारे होंगे या ब्लेंडर नहीं होंगे। और हम जो हैं यानी हम तो अपने लिहाज से पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन बकौल उनके कि हमारी टीम कमज़ोर है या इस तरह। लेकिन हमने क्या देखा कि उनकी तो आधी से ज़्यादा टीम PTI की है ही नहीं। यानी वो अचानक से उन्हीं दिनों में वारद हुई जो कैबिनेट में रखे गए और लोग खुद उनके नाराज़ हो रहे हैं। दूसरी चीज़ जो उन्होंने कल महज़ खैस मुझे लगी, पासिंग आउट परेड में उन्होंने कही कि मैं तनख्वाहों की बात थी, वो ये कह लेते कि हाँ आई गो थ्रू इट या आई जस्ट लुक इनटू इट एंड एंड देन वी गेट इट रिजॉल्व, जो भी प्राइम मिनिस्टर को कहना चाहिए। उन्होंने यानी वहाँ जो उनसे जूनियर और एक ज़ाहिरी बात है हमारे जवान जिनको हौसला चाहिए खुद, उनके सामने बेबसी दिखाई। उन्होंने कहा कि मैं बादशाह तो नहीं हूँ, और पीछे शेख रशीद का चेहरा एक्सप्रेशन देखने वाले थे जब उन्होंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, आई नीड टू डिस्कस इट विद माय फाइनेंस मिनिस्टर, समथिंग लाइक दैट, कि उन्होंने कहा कि उनसे बात करनी है और मुझे IG ने कहा है। उन्होंने शेख रशीद का नाम भी नहीं लिया। आज शेख रशीद को ये भी शायद नागवार चीज़ लगी, बहरहाल, लेकिन इससे लगता ये था कि वो एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी या वो चाहते हैं कि एक बादशाह की सी, यानी वो इशारा सदारती निज़ाम की तरफ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये इन्होंने इलेक्शन कमीशन की अमेंडमेंट जो डोमेन पार्लियामेंट का था इंतखाबात सेनेट के हवाले से, शो ऑफ हैंड के हवाले से, वो भी फर्द वाहिद की बुनियाद पे वो कर रहे थे। यानी पार्लियामेंट यानी उनकी नज़र में कुछ नहीं है, या जो भी फैसले सेंसस के हवाले से हम देखा जो CCI के वैलिडेशन वहाँ होने वाली है, उन्होंने कमेटी बना दी, खुद फैसले कर रहे हैं कैबिनेट के 3-4 लोग। यानी ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में हमें पता चला कि यकीन रखने वाले लोग नहीं, फिर वाशी मामला भी उनसे संभल नहीं सके। अब ये जो है अब आकर 2 सालों के बाद, यानी 100 दिनों में जो वो दे रहे थे, रिपोर्ट देनी थी कि मैं 100 200 लोगों की टीम का है, वो 100 लोगों के दावे का है। सस्सी साहब, मैं आपकी तरफ वापस आजाद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा में ज्वाइन कर चुके हैं और मलिक अहमद खान साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं।
मलिक साहब, जरा मुराद साहब से इसका मैं जवाब ले लूं कि फिर आपकी तरफ आता हूं कि 200 लोगों की टीम जो मुराद साहब हुकूमत में आने से पहले दावे किए थे कि 90 दिन में सब सही हो जाएगा, फिर 6 माह का बताया गया, फिर 1 साल और 2.5 साल बाद ये बताया जा रहा है कि तैयारी नहीं थी, तैयारी के बगैर किसी को हुकूमत में नहीं आना चाहिए। तो अब ये अगर उसी वक्त बता देते तो लोग शायद कुछ और फैसला कर लेते। मुराद साहब देखिए, इस तरह नहीं होता। ये एक बड़ा ही जनरल कमेंट था जिसको इतना सीरियसली ले लिया गया है और मुझे अभी ये भी नहीं समझ आ रही कि इस कमेंट के ऊपर बात किस लिए हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। मैं आपको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एट द एंड ऑफ द डे मैं पिछले 5 साल अपोजिशन में स्टैंडिंग कमेटी एजुकेशन का मेंबर था, ठीक है जी। और मैं समझ रहा था कि मुझे काफी चीजें पता लग गई हैं एजुकेशन की। आप सोच नहीं सकते कि जब मुझे डिपार्टमेंट मिला इतनी ये एक मसलिस्तान था जो कि ये पता नहीं आपको लगने देते बाहर बैठ के। इवन दो यूर एन एमपीए, इवन दो आप चाह रहे हैं कि आपको चीजें पता लगे, इवन दो यूर मेंबर ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पंजाब असेंबली, आपको चीजें नहीं पता लगती कि क्या क्या चीजें हो रही हैं और कितना इट इज जब तक आप सिस्टम के बीच में नहीं आते ना, आपको सिस्टम का ना कोई बताता है और ना आपको पता लग सकता है। आपको ये सिर्फ तब पता लगता है जब आप सिस्टम में आते हैं। सो हम तो पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं और जितना मेरे ख्याल से हम बेहतरीन चीजें कर सके हैं इन हालात में भी। दुनिया को देखें कहां पे है कोविड के साथ। और कोविड में तो आप लोग पिछले दौर में थे गवर्नमेंट में, एक सूबा आपके पास था पूरा। सर मैं पंजाब की बात कर रहा हूं। देखें, जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अलग हैं बिल्कुल इश्यूज, उसकी बिल्कुल एक डायनामिक्स अलग हैं और आप पंजाब की बिल्कुल डिफरेंट डायनामिक्स है। जहां खैबर पख्तूनख्वा में अगर 30,000 स्कूल है या 50,000 स्कूल है, तो पंजाब के अंदर 1,20,000 स्कूल है। आई मीन डायनामिक्स आर कंप्लीटली डिफरेंट। आई मीन आप वहां के एमपीए को उठा के आप पंजाब के एमपीए तो नहीं बना सकते ना, या वहां के मिनिस्टर को आप पंजाब का मिनिस्टर तो नहीं बना सकते। सो अगर हम पहली दफा गवर्नमेंट में आए हैं और इस तरह की अगर एक स्टेटमेंट दे भी गई है, व्हाट इज द बिग डील? हमसे पूछे कि हमने किया क्या है। एट द एंड ऑफ द डे हमने अपना रिपोर्ट कार्ड देके जाना है ना, किसी और ने तो नहीं। चलें, लेकिन अब मलिक साहब मुराद साहब 2.5 साल तो आप गुजार चुके हैं। जरा मलिक साहब को गुफ्तगू में शामिल करते हैं। मलिक साहब, थोड़ा अब 2.5 साल बाद इन्हें एहसास हो गया कि अभी ये नए हैं, अभी थोड़ा टाइम चाहिए इशूज को समझने के लिए, लेकिन आगे नहीं, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। अच्छा, फिर टाइम चाहिए इशू समझने के लिए, बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा। आप हमने समझ लिए हुए, हम इश्यूज पे काम कर रहे हैं। अच्छा, काम कर रहे हैं इश्यूज पे। तो मलिक साहब थोड़ा मौका दें, अभी 2.5 साल हुए हैं, पहली बार हुकूमत में आए, खासतौर पर पंजाब में और विफाक में। आप लोग 3-3 बार हुकूमत कर चुके हैं और इनको 2.5 साल बाद आप हटाने की बात कर रहे हैं। 5 साल दें ताकि फिर 5 साल बाद आवाम खुद एहतसाब कर सकें, खुद फैसला कर सकें। अच्छा देखें, आपका जो बुनियादी सवाल है वो ये है कि वंस आप गवर्नमेंट में हैं तो आपका जो एक एक दिन है वो मैटर करता है। और वो मैटर इस तरह करता है कि वो 22 करोड़ लोगों की जिंदगी के फैसले करता है। अरबों रुपए का आप बजट खर्च करते हैं और अगर आप वो सीखने सिखाने के चक्कर में ही बिल्कुल सत्यानाश कर रहे हो तो फिर तो बातें अलग रह जाती हैं। और फिर अभी तक जो आपके सामने है कि किसी एक पॉलिसी को आप देख लें, चाहे वो वीट पॉलिसी है, एब्सोल्यूट फेलियर है, चाहे वो इनकी देख लें शुगर पॉलिसी है, एब्सोल्यूट फेलियर है, और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आप देख लें, क्राइम रेट देख लें कहाँ पर है, क्या सूरत हाल है। आप इनकी देख लें जो एजुकेशन पे बड़ी बात थी कि क्या रिफॉर्म्स हैं, वो तो अगर इस तरह से बात नहीं होती कि होलिस्टिकली अगर आप कहना चाह रहे हैं तो फिर तो आपकी जो एक स्टीरियोटाइपिंग थी वो भी अप्रोप्रिएट नहीं। तो वो तो एक बड़ी अजीब सी और एक लंबी बहस है जिसकी तरफ बात चली जाएगी। लेकिन मामला ये है कि इन 1000 दिनों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत इस मईशत पर भी बोझ साबित हुई, इस मुल्क की सियासत के अंदर भी एक बोझ साबित हुई, मुआशरे के लिए भी एक बड़ा तल्ख तजर्बा बना। और ये भी नज़र आ रहा है कि ये जो इनकी हिकमत अमली है, चाहे वो किसी चीज़ के बारे में भी है। देखें ना, आइन की तशरीह का मामला ही ले लें, यानी इतनी पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स हमने तो कभी नहीं देखी। चाहे वो कोई नोटिफिकेशन जारी करना हो वो इनसे मुनासिब नहीं होता। अब ये आइन की आर्टिकल 226 की मौजूदगी में सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से एक नई बहस खोल ली है। या तो आपके पास इतनी मेजॉरिटी हो कि आप अमेंडमेंट लें, और अगर वो नहीं कर सकते तो फिर एक सिर्फ मेरा ख्याल है कि
एक चीप पॉपुलैरिटी लेने के अलावा और तो उसमें कोई और बात नहीं है। तो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज कि ये इनके एडमिशन है इन दीज 2.5 years। ये बिल्कुल 1000 दिन की मुकम्मल नाकामी का एतराफ़ है और इसके नतीजे में जो इन्होंने इस मुल्क में नुकसान किया है वो आपके सामने। शशि साहिबा, ये आप लोगों के आपस में केसेस तो एक दूसरे पर खुद अपनी हुकूमतों के बनाए हुए हैं और अब पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाब भी लड़ना चाहती है, सेनेट का इंतखाब भी लड़ना चाहती है, धरने के भी आप लोग खिलाफ हैं, पीडीएम के भी साथ हैं, तो स्टांस है क्या पीपल्स पार्टी का? अगर आप कुछ वजाहत इस पर होनी चाहिए। पहले तो वजाहत इस चीज़ की मैं दूं कि ये एहतसाब के नाम पे सरहन ये मुकम्मल तौर पर इंतकाम है और काश के ऐसी एहसासात, भावनाएं और ये बदले वाली चीज़ जो है, जो मुंह पर हाथ फेर कर खान साहब जो है कोई किसी प्राइम मिनिस्टर ने किया, वो इंडिया को भले आंख दिखाएं, वो रीजन में दूसरे हमारे लिए चैलेंजेस हैं, उन फैक्टर्स को भले आंख दिखाएं, लेकिन अपने ही मुल्क के पॉलिटिकल अपोनेंट होना दूसरी बात है। ज़ाती दुश्मनी की हद तक आप किसी को नफरत अंगेजी का निशाना बनाकर उनको कटहरे में खड़ा करना चाहें, सजा दें, और आपकी पार्टी में उससे भी ज़्यादा केसेस जो हैं वाले लोग हों, आप एहतसाब के ऑफिस तक अपने सूबे में जहां आपकी हुकूमत है वो बंद कर दें और यहाँ आकर आप बताएं फैसल मामला क्यों नहीं पेश होता इलेक्शन कमीशन में। इनके जो लोग सवाल पूछा उसका जवाब दें। नहीं, मैं आप सॉरी, आप मुझे नहीं इंटरप्ट कर सकते। जी नहीं मैं वो आ रही है, जरा वो आपको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मेरे सवाल के जवाब पर भी आ जाएं। जी शशि साहब, राइट टू रिस्पॉन्ड। जी शशि साहब, अपनी तरीके से। जी बिल्कुल, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले? आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडी बट यू नो दैट्स नॉट द वे। मैं ये कह रही हूँ कि ये सूरत-हाल जो है, ये हमने पाकिस्तान को जो भी दफाई स्टैंड से लेकर जो भी चीज़ें हैं, मैं फ़ख्र से कह सकती हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने आगे आकर अपनी कुर्बानी देकर भी पाकिस्तान को जो है वो मजबूत करने की हमेशा बात की है। ये आइन जिस पर आप चल रहे हैं वो भी। अब आप बताएं कि इनकी जो है पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून रवायती हरीफ रही है, इसमें कोई शक नहीं अगर ये सुनना चाह रही है, लेकिन हमने अपनी पॉलिटिकल गलतियों से सीखा है। हमने बहुत ज़्यादा जो है वो अपने हिस्से की जो सजाएं थी वो भी की है, किसकी खातिर? पाकिस्तान की खातिर। लेकिन ये लोग जो कहते थे कि हमारे पास टीम भी तैयार है, लोग भी तैयार है, इस्लामिक वेलफेयर। आगे पीपल्स पार्टी आगे क्या करेगी? अब आगे चले ना, आप ज़िमनी इंतखाब भी लड़ना है, सेनेट इंतखाब भी लड़ना है, धरना भी नहीं देना। जैसे वो जवाब दे रहे थे, मुझे भी मौका दे। अच्छा दीजिए। मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी न सिर्फ खड़ी है, लेकिन हम बहादुरी के बावजूद मैंडेट भी हमारे पास और उसके साथ हम जो है डटे हुए हैं। और ये इनकी आंख में ये कांटा बनी हुई बात, 11 पार्टीज की मजाक की बात नहीं है और इत्तेहाद एक जिसमें हम चल रहे हैं। हम कोई इनकी तरफ दुश्मनी की लेवल पर नहीं गिरते, हम बात करते हैं, वो जाहिर बात है हम आइन के तक। ये इनका आपने देखा है कि सीसीआई का डोमेन था जो सेंसस, वो उन्होंने अपनी टीम बना ली वज़रा की, वो फर्द वाहिद, यानी खान साहब कहते हैं यानी मैं बादशाह होना चाहिए, यानी उनको सदारती सिस्टम में इतना इंटरेस्ट है। और फ्रस्ट्रेशन का आलम यह है कि तनख्वाहों की पुलिस परेड में बात होती है, वहां कहते हैं कि कोई बादशाह तो नहीं है, यानी और वहां एक्सप्रेशन मैंने कहा शेख रशीद के देखने वाले थे। यहाँ ऐवान सदर में जो बंदा बैठा है वो जस्टिस फायज ईसा के बाद उनको बैठना ही नहीं चाहिए था, इस्तीफा ले लेनी चाहिए थी इनकी। और अब जो है रेफरेंस कितने गलत किस्म की, यानी जो अभी मलिक साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त थी, शो ऑफ हैंड जो है एक बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात है, 2/3 मेजॉरिटी इनके पास है ही नहीं। तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, उन्होंने जब देखा है वो बहुत सारे जो है आउट क्वार्टर्स में से गुजरे हुए हैं, हमने बहुत जो तकालीफ देखी हुई हमारे लोगों ने, लीडरशिप ने, हम चीजों को बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन खान साहब जब थे पार्लियामेंट में तब भी नहीं सीखा, किसी जो है सीरियस चीज में उन्होंने हिस्सा नहीं डाला, सिर्फ ये कि हम नया पाकिस्तान देंगे, ठीक है। लेकिन ये तो रिस्पॉन्ड हो गया जो आपने इनको कर दिया। अब पीपल्स पार्टी आगे क्या करने जा रही है, उस सवाल पर तो आप आ जाएं जरा। पीपल्स पार्टी, हम जो है कोई तशद्दुद वाली चीज पे यकीन नहीं रखते। हम ज़िमनी इंतखाब लड़ेंगे, बिल्कुल वो हमारा राइट होगा। सेनेट इंतखाब भी लड़ेंगे। नहीं, वो फैसले जो हैं जाहिर बातें करने के हैं उसके, और ज़मीनी इंतखाबात के भी मैं अपनी जाती हवाले से बता रही हूँ कि लड़ने चाहिए। अच्छा। लेकिन जो भी फैसले जो होंगे, धरना देना चाहिए, धरना देंगे। नहीं, ये फैसले जो भी आपके हैं, ये बुनियादी फैसले हैं, ये पीडीएम पर बना क्यों है? इस वजह से चलिए पीडीएम करेगी। अब जरा रुकिएगा, जरा मलिक साहब से भी जरा जान लें। तो मलिक साहब, 25 दिसंबर है कल, 25 दिसंबर तक आपकी तमाम लीडरशिप के इस्तीफे जमा होने थे। एहसन इकबाल साहब ने भी 2 रोज पहले ही इसी प्रोग्राम में कहा था, वो कल तमाम लोग इस्तीफे जमा करा रहे हैं, सारे एमएनए एमपीएस वगैरह। जी देखें, ये जो आज से चंद रोज पहले सूबाई असम्बली पंजाब का इजलास हुआ,
जी जी। उसमें हमारी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग उससे पहले थी, तो हमारी पार्लिमानी पार्टी पंजाब में कोई लगभग 160 के करीब अरकान है। 142 अरकान वहां पर मौजूद थे, जिन सब ने अपने इस्तीफे पार्टी लीडरशिप के हवाले किए। अब ये फैसला पीडीएम का है कि पीडीएम मुतफिका तौर पे कब ये फैसला करती है कि उन्होंने ये इस्तीफे अपने मुतल्लिका स्पीकर्स को, नेशनल असेंबली का नेशनल असेंबली में, प्रोविंशियल असेंबलीज का प्रोविंशियल असेंबली में, तो जब भी पीडीएम का ये फैसला होगा उस फैसले के मुताबिक ये इस्तीफे दे दिए जाएंगे। जहां तक रहा इस बात का ताल्लुक कि 25 तारीख तक वो इस्तीफे पार्टी लीडरशिप के पास पहुंचने थे, तो वो तकरीबन हमारी सारी पार्टी के, चाहे वो कौमी असेंबली के अरकान हैं या सूबाई असेंबलियों के अरकान हैं, वो सब के सब पार्टी लीडरशिप के पास पहुंच चुकी हैं। लेकिन मलिक साहब, हुकूमत आपके इस्तीफों को ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस नहीं ले रही। हर वजीर ये कह रहा है कि जी पार्टी लीडरशिप को क्यों इस्तीफे दे रहे हैं, स्पीकर को भिजवाएं, आज आप इस्तीफे दें, कल ज़िमनी इंतखाब हो जाएगा। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि आपके इस्तीफों का कोई असर नहीं होने वाला। नहीं, उसका मसला कुछ ऐसे है कि हुकूमत को हक हासिल है कि वो जैसे मर्जी इस पर अपना बयानिया तरतीब दे दे, लेकिन ये बात आपके बिल में है और मेरे बिल में है कि ये पहले एपीसी के अंदर ये जब फैसला हुआ कि पीडीएम की तश्कील होगी और इस्तीफों का उन 22 निकात में ये शामिल थे, तो उस वक्त ये कहा गया था कि फैसला जो भी होगा वो पीडीएम का मुश्तरका प्लेटफॉर्म से होगा। और ये भी तय है कि उसके अंदर कोई 20-22 के करीब निकात हैं, जिसमें पब्लिक रैलिंग थी, जलसे थे, अवामी दबाव को बढ़ाना था, हड़ताल है, लॉकडाउन्स हैं, लॉन्ग मार्चेस हैं, देन इस्लामाबाद में धरना है, ये सब उसका हिस्सा है। तो ये जब तहरीक जो है ये अपनी पहली फेज में से निकली है, अभी इसमें जो जलसे हुए वो आपके सामने है, उसमें किस तरह का क्राउड था मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आपने भी देखा है, कैमरे की आंख ने भी देखा है, सबकी अपनी अपनी राय है। मैं कहूँगा बहुत कामयाब हैं, कोई कहेंगे कि जी थोड़े हैं। ऑब्वियसली जो तवक्को इनको अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे थी, तो हुकूमत का ये डर था, हुकूमत को और होना भी चाहिए कि एक बहुत बड़ी पब्लिक मोबिलाइजेशन इसके इनकी मिस गवर्नेंस और नॉन डिलीवरेंस और महंगाई के नतीजे में एक बहुत बड़ी अवामी रद्द अमल की तवक्को थी। लेकिन मलिक साहब, पीडीएम अभी तक आगे क्यों एक कोई वाज़े प्लान क्यों नहीं दे पा रही कि ज़िमनी इंतखाब लड़ने या नहीं लड़ने? पीडीएम का कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं आ रहा, हर जमात उस पर अपनी अपनी राय दे रही है। नहीं देखें, बिल्कुल ये इस पर कोई दो राय नहीं है कि जब आप ये फैसला पीडीएम के मुतफ़िका प्लेटफॉर्म से होगा कि आपने इस्तीफे देने हैं, तो फिर इस प्रोसेस में से निकला जाएगा। अगर ये फैसला कर लेते हैं, कल कर लेते हैं, तो फिर नॉमिनेशन पेपर्स देने की भी जरूरत नहीं है। और अगर ये फैसला चंद रोज तक होता है और तब तक ये अमल जारी रहता है नॉमिनेशन पेपर्स देने का, तो ये तो फिर जिस वक्त फैसला करेंगे, हम सब जमातें पीडीएम के फैसले का पाबंद हैं, तो उसी वक्त हम उस सारे प्रोसेस से बाहर निकलेंगे। और मलिक साहब, सेनेटर्स क्यों इस्तीफे नहीं दे रहे? पंजाब असेंबली के मेंबरान, दीगर असेंबलियों के मेंबरान, कौमी असेंबली के मेंबरान तो अपने अपने इस्तीफे दे रहे हैं। सेनेटर्स को क्यों रोका हुआ है अभी तक पार्टी लीडरशिप ने इस्तीफे देने से? देखिए, सेनेट की डिसोल्यूशन एपीसी के मुतफ़िका इलामिये में शामिल नहीं। हम इसमें चाहते हैं कि नए इलेक्शंस हों, तो उसमें सेनेट के इलेक्शन की क्योंकि उस तरह से बात नहीं होती, और अगर ये क्योंकि बाइकैमरल पार्लियामेंट की अरेंजमेंट है, तो सेनेट की कंटिन्यूटी डेमोक्रेटिक प्रोसेस के लिए ज़रूरी है। अगर वो भी डिसॉल्व हो जाती है सेनेट की, तो फिर बेसिकली ये एक टोटल कॉन्स्टिट्यूशनल कोलैप्स की मुसादिफ होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि सेनेट की कंटिन्यूटी हो, और जो मामलात हैं तो उस वक्त ये तस्वर किया गया था। लेकिन जैसे जैसे ये तहरीक आगे बढ़ रही है, तो उसके बाद ये अंदाज़ा होगा कि एपीसी के अंदर जो तय किया गया था पीडीएम उनके ऊपर अपनी हतमी राय कैसे कायम करती है। सही। चलें मलिक साहब, क्या पीडीएम इत्तेहादियों से भी हुकूमत के राब्तों में है कुछ? क्योंकि आज जो एमक्यूएम का मूड हमें कुछ नज़र आया है, मैं इस पर ये सवाल आपकी तरफ लेकर आता हूँ। अब मुराद राज साहब, अपोजिशन पूरी पीडीएम की 11 जमातें अपने अपने इस्तीफे लेकर तैयार हैं। अगर ये इतनी बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ये इस्तीफे आ जाते हैं, तो फिर कैसे हुकूमत के लिए मुमकिन हो पाएगा सेनेट इलेक्शन, ज़िमनी इंतखाब का इनेकाद? देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताऊं कि इस्तीफे इन्होंने क्यों नहीं सीधा ये जमा करवा देते। मेरी तो रिक्वेस्ट है इनसे कि सीधा स्पीकर्स को करवा दें, जिन जिन असेंबलियों के हैं, प्रोविंशियल के और नेशनल के। क्यों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं जलसे जुलूस करके या रैलियां निकाल के या लॉन्ग मार्च करके? आप पहले ही देख रहे हैं कि कोरोना का रेट कहां से कहां चला गया।
हालात कैसे हैं वो मुझे इनको बताने की ज़रूरत नहीं, ये खुद जाके हॉस्पिटल में देख लें, अपने बंदे भिजवा लें, हॉस्पिटल में जाके देख लें। पीपल्स पार्टी वाले भी मेरी बात ना माने, हुकूमत की बात बिल्कुल ना माने, और ये सिर्फ वहाँ पे अपने लोग भिजवा के ज़रा चेक कर लें कि क्या हालात हैं, एक्चुअली ऑन ग्राउंड हालात क्या हैं। सेकंड ऑफ ऑल, पीपल्स पार्टी कभी भी इस्तीफे नहीं देगी, ये मेरी आज बात आप नोट कर लें, और दोबारा ये आप रिकॉर्डिंग चला भी सकते हैं। और जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी डेस्परेशन ज्यादा है, क्योंकि उनकी हुकूमत कहीं नहीं है। सो पीपल्स पार्टी की अपनी हुकूमत सिंध में है, वो कभी भी इस्तीफे नहीं देंगे। जिस तरह कि आपने पहले ही कल भी देख लिया था कि ये टीवी पे आ चुका था कि उन्होंने कहा है कि वो इलेक्शन, सेनेट के इलेक्शन में भी हिस्सा लेंगे। बिलावल साहब का बयान रिकॉर्ड पर है, उन्होंने कहा है कि इस विफाकी हुकूमत को भेजने के लिए मैं सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देने को तैयार हूँ। और मेरा भी आप रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कर लें कि ये सिंध हुकूमत कभी भी देगी नहीं, क्योंकि फैसले जो हैं वो आसिफ जरदारी कर रहे हैं, बिलावल नहीं कर रहे। सो इसलिए फैसला इनका ये होना है, जो कल भी टीवी पे चल रहा था, कि ना ये इस्तीफे देंगे, ना ये इलेक्शन ज़िमनी भी लड़ेंगे, ये सेनेट का इलेक्शन भी लड़ेंगे, और ये सारे इस प्रोसेस आप देख लेंगे। कल ये मर्दान के जलसे पे भी नहीं गए पीपल्स पार्टी वाले। सो आपके गिलानी साहब वहाँ थे, नुमाइंदगी तो थी, मगर आना तो चाहिए था ना, लीडरशिप को बुलाया हुआ था। अगर नून लीग की लीडरशिप वहां जा रही है तो पीपल्स पार्टी की लीडरशिप क्यों नहीं गई? एंड द सेकंड थिंग इज कि देखें, मैं इनसे सिर्फ इतना कहूंगा कि ये अपना लोगों की जिंदगियों के साथ मत खेलें। इस्तीफे देना चाहते हैं ना तो दे दें, I mean, क्या प्रॉब्लम है? इस्तीफे देने हैं तो दे, खत्म करे मामला एक दफा जो करना चाह रहे हैं। ठीक है, क्यों लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हैं? एक तरफ ट्वीट, एक तरफ ये सोशल मीडिया पे जाके इनके ट्वीट्स वगैरह देखें, कहते हैं मास्क पहने, घर से ना निकलें, ये करें। कल ही मैंने ट्वीट पढ़ी है, वो आसिफा की थी कि पता नहीं, दूसरी तरफ कहते हैं जी बाहर जलसों पे आ जाएं, रैलियों पे आ जाएं, यहाँ आ जाएं, वहां आ जाएं। फिर लाहौर को उन्होंने कितना बड़ा बनाया हुआ था, आर कर देंगे, पार कर देंगे, ये कर देंगे। अगर इतनी तकलीफ अवाम को हो, ठीक है, चलें मुराद साहब, ये सवाल आपने एक मिनट, अगर इतनी तकलीफ अवाम को हो रही थी तो लाहौर की अवाम निकली क्यों नहीं? फिर हमने भी जलसा किया था ना जी लाहौर में। हमारा तो एक पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं था उस वक्त। 2011 की मैं बात कर रहा हूं, मैं तो अभी 2014 की बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे दोनों जलसे बड़े मुकाबले के थे। मगर 2011 में तो हमारा एक मेंबर भी नहीं था। हमने तो एक बयानिया कहा कि जी करप्ट लोग हैं, सारी दुनिया बाहर आ गई। अगर ये कह रहे हैं कि महंगाई से इतनी दुनिया परेशान है, तो क्यों नहीं निकली लाहौर के अंदर? मुझे सिर्फ ये बता दें, इसका जवाब दे दें कि क्यों नहीं निकली फिर दुनिया लाहौर। ठीक है, मुराद राज साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के फैसले कौन कर रहा है? बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी के अलग अलग पेज पर हैं। इसका जवाब ससी पलीजो साहिबा से लेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ससी पलीजो साहबा, मुराद राज साहब, मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ससी साहबा, ब्रेक से पहले मुराद राज साहब ने सवाल उठाया था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कुछ और सोचते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब फैसले कर रहे हैं, उनकी सोच मुख्तलिफ है। तो क्या पीपल्स पार्टी में ये दोनों बड़े लीडर्स एक पेज पर नहीं है, अलग अलग सोच है इनकी, और फैसले कौन कर रहा है? बिल्कुल ये गलत सोच है, गलत बात है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तभी तो हम आंख में कांटे की तरह चुभ रहे हैं। जो हमारे बिल्कुल लीडरशिप जो है वो एक साथ कलेक्टिव विजडम पे यकीन रखते हुए फैसले करती है, जमहूरी अंदाज से मामलात हल पाते हैं। हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी भी है, और आसिफ अली जरदारी साहब बड़े मंझे हुए और हमारे सीनियर रहनुमा है, को चेयरमैन हैं पार्टी के। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं। कल भी मर्दान वाले रैली में भी हमारी बिल्कुल लीडरशिप थी, लेकिन वो क्योंकि आपको पता था बहुत सारे रास्ते बंद थे, हमारी रैलीज काफ़ी सारी फंसी हुई भी थी, जो यानी खैबर पख्तूनख्वा में इनको क्योंकि ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था कि अपोजिशन इतनी स्ट्रेंथ के साथ रैली में भी निकलेगी, और इतने ठंड में भी, और इतने हथकंडों के बावजूद भी, या इतनी अफवाहों के बावजूद भी। बात यह है कि कहीं अगर एंगेजमेंट से किसी की, तो रैलीज में लीडरशिप मुख्तलिफ और लोग जो हैं वो भी जा सकते हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है, फरतुल्लाह बाबर साहब है, ये वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनकी भी अहमियत है। बहरहाल इस पर बात नहीं करती, मैं कहती हूँ ये चीज़ के ना कि भाई लाहौर का जलसा ये फलान, हर जलसे के लिए उन्होंने कहा, लेकिन हर जलसा उनके लिए चैलेंज बन गया है।
हर जलसे ने इनकी सही रात की नींद ससीजाबाद उड़ा ज़ाहिर दी। है, जलसे तो हो गए, वो मरहला तो पूरा हो गया। अभी आपकी पब्लिक गैदरिंग चल रही है, उसके बाद जो बड़ा अहम मरहला लॉन्ग मार्च और धरने का है। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी की एक तारीख रही है, आपकी सीनियर लीडरशिप के बयानात हैं कि वो हमेशा धरने के खिलाफ रहें, चाहे वो किसी भी जमात का हो। अब आप लोग फिर उस धरने का पार्ट आप लोग बनेंगे या लॉन्ग मार्च करके वापस आ जाएंगे? अरबाब साहब, सारी चीज़ें पीडीएमए के प्लेटफॉर्म पर फरबराई कमेटी में और फिर उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें ये मामला तय पाते हैं। सारी जमायतें इकट्ठी होती हैं और सारे जहांदीदा और बड़े ही तजर्बेकार लोग हैं और उनको अपने मुल्क और कौम के साथ भी मोहब्बत है और वो उन्होंने पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए, यानी सिर्फ लफाजी नहीं, सिर्फ ज़बान खर्ची नहीं, हकीकतन पीटीआई में उंगली कटाकर ये फिर भी शहीदों में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये इनकी कोई कुर्बानी उस तरीके से नहीं है। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, बड़े यानी उनको इस्लामिक वेलफेयर स्टेट बनाना है पाकिस्तान के लिए, नया पाकिस्तान, पता चला कि टीम ही नहीं है उनके पास। 2 सालों के बाद, अभी भी 1 साल पहले खान साहब ने स्पीच की तो मुझे तो अब पता चला ब्यूरोक्रेसी कैसे बेड़ा गर्क करती है। यानी मैंने तो समझा कि हम जब अपोजिशन पे जो है तनकीद करते थे, हम समझते थे ये चुटकी बड़ा चीजें कर ले, कि जब मैं खुद आया हूँ तो मुझे पता चला है कि ये सारे मामलाती ब्यूरोक्रेसी की, लाहौर में स्पीच की थी 1 साल पहले। तो ये एडमिट करते जा रहे। कल उन्होंने अभी एडमिट किया है कि हमें अभी टीम ही हमारी नहीं है, होमवर्क भी नहीं हुआ है, गवर्नेंस इस वजह से बेकार है, परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, वजीरों की मैं पूरी क्लास लूंगा और वो अपना पूरा जो है रिपोर्ट कार्ड पर वो जमा कराएंगे। ये चलो, वो क्लास हमेशा ऐसी होती है कि वो वजारतें सिर्फ तब्दील कर दी जाती हैं, किसी वजीर को हटाया तो नहीं जाता। ससीजाबाद, आता हूं मैं, पीडीएम में चैलेंज दे रही है, वापस आता हूं आपकी तरफ। मलिक साहब, ये हुकूमती इत्तेहादी भी आज ऐसा लग रहा है, एमक्यूएम ने बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अभी कुछ ही रोज़ पहले तो वज़ीर आज़म से उनकी मुलाकात हुई थी, उससे पहले हुकूमत ने काफ लीग को ही मनाया था। तो क्या पीडीएम भी हुकूमत के इत्तेहादियों से राब्ते में है? आप लोगों के कोई काफ लीग से या एमक्यूएम से अंदरूनी खाना कोई राब्ते वगैरह चल रहे हैं? देखिए, एमक्यूएम और जो काफ लीग हैं, दोनों अपनी सियासी बका की फिक्र तो करेंगे ना। अब ये तो तस्वर नहीं किया जा सकता कि अगर आज जो इमरान खान की हुकूमत या तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कायम रखने की वजह है, तो कल को उन्होंने भी इलेक्शन में जाना है। और अगर इस कारकर्दगी के साथ वो इलेक्शन में जाएंगे, ये मैं नहीं कह रहा, ये वो खुद कह रहे हैं, ये मैं बिल्कुल, मेरी राय नहीं है, ये राय कामिल अली आगा की, ये राय एमक्यूएम के उन वज़रा की जो खालिद मकबूल सदीकी हैं। उन्होंने हैदराबाद यूनिवर्सिटी के इफ्तिताह के मौके पे जो तकरीर की आपके सामने है, और जब मुस्लिम लीग कायदे आज़म ने प्राइम मिनिस्टर के लंच का बायकॉट किया तो तब भी आपके सामने है। तो उस वक्त उन्होंने ये बात बड़ी दो टोक अल्फाज में कही कि इस कारकर्दगी के साथ, इस मईशत के साथ, इस जो निज़ाम सेहत की बेहतरी का वादा और दावा था और जो अबतरी हमने कायम की है, उसके बाद जो निज़ाम तलीम के मुतल्लिक इनका ये एक बड़ा कि जी ह्यूमन फैक्टर पे हमारी इन्वेस्टमेंट्स होंगी, तो क्या किया है, कोई कितना बजट इंक्रीज किया है और उसके नतीजे में कितनी कोई उसके साथ को बड़ी इस्लाहात आई हैं। आपके पास डॉक्टर मुराद बैठे हैं। मकसद ये कि एक जो रूटीन की गवर्नेंस थी, उसमें भी इनकी कोई एक अच्छी कारकर्दगी नहीं है। तो ये वो बातें हैं जो इनकी जो इत्तेहादी जमातें हैं, इन खदशात का इजहार कर रही हैं। सही। तो मुराद साहब, ये इस वक्त क्या हुकूमत अफोर्ड कर सकती है अपने एक और इत्तेहादी को नाराज़ करना? मेंगल साहब आपको पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। अगर एमक्यूएम अपने इत्तेहादियों से किए गए वादे आप लोग पूरे नहीं कर रहे, तो फिर आवाम का तो फिर क्या ही हाल हो। एमक्यूएम से बात हुई, फिर आज के तहफ़्फ़ुज़ात की बात हुई? देखिए, सब बातें हो जाती हैं, सब ऑन द टेबल की बातें हैं। और आपको पता है, जब भी सेनेट के इलेक्शंस आ रहे हो या कुछ और आ रहे हो, तो सबकी प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और फिर उससे पहले तो मेरे ख्याल से कम ही इन चीज़ों पे बातचीत होती है। जब सबको पता हो कि अब वोटिंग का टाइम आ रहा है और दूसरी चीज़ों का टाइम आ रहा है, तो वो इन चीज़ों को ज़्यादा मेरे ख्याल से हाईलाइट करना शुरू कर देते हैं और वो टेबल पे बैठ के सारी बातचीत हो जाती है। अगर जो वादे, जो कमिटमेंट्स किए गए अपने इत्तेहादियों से, अगर वक्त के साथ साथ उन पर अमल दरामद हो रहा हो, तो फिर उनको ये शिकायतें करने का, ये इख्तलाफात, तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर करने का मौका ही ना मिले ना? नहीं, देखिए, कभी भी ये नहीं होता कि आप अगर मैं 10 चीजें सामने रख दूं तो 10 की 10 हो जाएंगी, ठीक है। एक्सपेक्टेशन हमेशा आपकी होती है कि 10 हो जाएंगी, मगर होती कभी भी नहीं है। सो ऑब्वियसली जो चीजें उसमें से रह जाती हैं उनके ऊपर दोबारा नेगोशिएट किया जाता है, बैठा जाता है, बातचीत की जाती है। सो इट इज ऑल दैट। अदरवाइज आई मीन आप कभी भी किसी की पूरी कमिटमेंट्स नहीं सारी कर सकते।
सो ऑब्वियसली वो आपको एक लिस्ट देके जाते हैं, उनके आपके साथ बैठ के बातचीत करके जाते हैं, उनमें से जो कुछ चीजें रह जाती हैं उनके ऊपर दोबारा बातचीत होती है, सो एंड वी रीनेगोशिएट एंड देन वी गो फ्रॉम देयर। सो इसलिए मेरे ख्याल से ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, एमक्यूएम के साथ बैठ के जिस तरह पहले बातचीत हुई है इंशाल्लाह ताला फिर बातचीत होगी। लेकिन मौलाना साहब ये अब अगर कोई एक इत्तेहादी भी आपका नाराज़ हो जाता है तो फिर ये हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ये एक बड़ी बारीक लकीर रह जाएगी जो नंबर गेम है, खासतौर पर कौमी असम्बली में, तो ये आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। और एक तरह से कोई भी इत्तेहादी जमात इस वक्त आपको किसी भी तौर ब्लैकमेल भी कर सकती है अपने कोई भी मुतालबात मनवाने के लिए। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, हमें हुकूमत इतनी प्यारी नहीं है कि हम ब्लैकमेल हो किसी को। आपको प्राइम मिनिस्टर का भी पता है, और ये मेरा पर्सनल, मैं आपको बिल्कुल पर्सनल बता रहा हूँ, और मुझे अपने प्राइम मिनिस्टर का भी पता है, हम किसी के हाथों ब्लैकमेल होने नहीं लगे हैं। अगर हुकूमत जाती है तो जाए, हमने जो करना है वो हम कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला देखें एट द एंड ऑफ द डे 5 साल के बाद इलेक्शन होने हैं, पता लग जाएगा किसने क्या किया। लोगों को नहीं पसंद होगा, हमें रिप्लेस कर देंगे, लोगों को पसंद होगा। आज भी अगर आप जाके देख लें इन हालात में, जिन हालात में हैं हम इस वक्त, और दुनिया इन हालात में, सिर्फ पाकिस्तानी दुनिया, आप देख लें सीमेंट की सेल्स ऊपर हैं, स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड हाई पे है। ये वो नहीं है जो बैलून की तरह पहले फुलाई जाती थी अंदर पैसे डाल के। आप मोटरसाइकिल की सेल्स देख लें, आप फैसलाबाद की एक्सपोर्ट्स देख लें कहाँ जा रही हैं, सियालकोट देख लें, ये सब चीजें पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। आप रेमिटेंसेस देख लें, कितने परसेंट, 28% पिछले नवंबर से ऊपर हैं। आई मीन दीज आर ऑल पॉजिटिव थिंग्स अबाउट द इकोनॉमी। अगर कोविड के इन हालात के अंदर हमारी इकोनॉमी ये चीजें शो कर रही है, तो बाकी बातें करने वाले तो सब बैठे हुए हैं कि जी ये भी हो गया, वो भी हो गया। तो इसलिए मैं यही कहता हूँ कि जो चीजें मैंने आपको भी कुछ चीजें मतलब ये इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ये फिर महंगाई को क्यों नहीं रोक पा रहे? कल जब लाहौर से खबर आई अंडा 25 रुपए का हो गया, अब ये वो गरीब आदमी उस महंगाई के पॉजिटिव इंडिकेटर्स का ये जो आप बता रहे हैं इसका क्या करे जब अंडा और दीगर चीजें इतनी महंगी मिलेंगी? देखिए मैं आपको ये बताऊं कि इसी तरह चीनी पे भी कह रहे थे 110 रुपए से अब आ गई ना, बिटवीन 75 एंड 80। इसी तरह वो आपने स्टार्ट 52 से की थी, अभी भी आप 23 रुपए मुनाफे में, फायदे में, लोगों का तो अभी भी 23 रुपए का नुकसान हो रहा है। देखिए द थिंग इज कि ये चीजें आपके सामने ही, इन चीजों के ऊपर देखिए, पहले मैक्रो चीजों पे काम हो रहा था और मैक्रो चीजों को कंट्रोल में किया जा रहा था। मैक्रो चीजें आपके सामने बहुत ज्यादा अब पॉजिटिव डायरेक्शन में एकदम चल पड़ी हैं। माइक्रो पे भी साइमल्टेनियसली काम हो रहा है, इन पे सिर्फ थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है। आप देख लेना, महंगाई पहले कभी नहीं हुई, ये पहली दफा महंगाई हुई है पाकिस्तान के अंदर, ऐसी तो कोई बात नहीं। पिछली हुकूमतों ने कभी महंगाई नहीं हुई। आई मीन हम तो इस तरह महंगाई को लेकर इस तरह बैठ गए जिस तरह के आज तक पाकिस्तान के 73 साल के अंदर कभी महंगाई हुई। चलें अब एक लास्ट कमेंट शशि साहब और मलिक साहब से भी ले लूं। शशि साहब, महंगाई तो आपके दौर में भी हुई है और उस वक्त तारीख की बुलंद तरीन रेट्स पर चीजें पहुंची थी, तो फिर इन पर इतना शोर क्यों मचा रहे हैं आप? नहीं, इन्फ्लेशन के हवाले से मेरे ख्याल में, और फिर इसको आप कंपेयर करते हैं मुख्तलिफ इंडिकेटर्स के साथ, ये उन्होंने 2 सालों में जो बेड़ा गर्क किया है, जिसमें यानी दवाइयाँ आपकी जो है वो 100 रुपये वाली 1000 में मिले, और आम चीज़ों की 3-4 चीज़ों की बात नहीं है। उन्होंने आवे का आवा, उन्होंने गैस एनर्जी के सेक्टर में देख लें, यहाँ गैस बिजली के हवाले से देख लें। अब हमारी जहाँ ना बराबरी नाइंसाफी इतनी है कि जहाँ से गैस निकल रही है उस सूबे को जो देने की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं है बार बार। दूसरी चीज़ ये कि इनके जीडीपी रेट की देख सकते हैं, इनकी जो है उन्होंने खुद ताजिर बरादरी हो, बिजनेसमैन हो, पूरे पाकिस्तान के कितने धरने लोगों ने दिए, उनके पहले साल में कितने एहतजाज हुए, क्या किसी और की हुकूमत में हुए? नहीं हुए। उन्होंने जितनी ये फैक्ट्रियां बंद करवाई, जितने अजाब ये जो गैस का इशू है, इस पर तो वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बैठना चाहिए क्योंकि लोग इस पर बड़ा मुश्किलात का शिकार हैं। ससिया रुकिएगा जरा, मलिक साहब से भी क्लास में मिल लूं। भी नहीं है मलिक साहब, ये चीनी 110 से 72 पर आ गई है, फिर क्यों अब आप लोग एतराज कर रहे हैं? आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजों की कीमतें नीचे आएंगी, हुकूमत यकीन दहानी करा रही है। मलिक साहब देखिए, इसमें एक तो ये कि हुकूमत के जी महंगाई होती रहती है और महंगाई पिछली हुकूमतों में भी हुई। इसका फर्क ये है कि जो पिछली गवर्नमेंट्स हैं वो सारा बोझ अवाम पर इस तरह से ट्रांसफर नहीं करती। फॉर एग्जांपल, आपने IMF के साथ कमिट किया, आपने कमिट किया कि आप बिजली के जो निर्ख हैं वो बढ़ाएंगे और उसमें से सब्सिडीज हटा देंगे। तो पिछली हुकूमतें अपनी पॉलिटिकल विल शो करती थीं और पब्लिक के ऊपर उसको डायरेक्टली इस तरह से इम्पोज नहीं करती थी कि सारे का सारा बोझ टैक्स पेयर के ऊपर उसको ट्रांसफर कर दिया जाए।
अब बीच में कुछ शेयर गवर्नमेंट एज एन एंटिटी वो बोझ उठाया करती थी, कभी सब्सिडीज दे के, कभी टैरिफ्स कम करके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। पब्लिक के ऊपर ये सारा बोझ इस गवर्नमेंट ने डाला है। बहुत शुक्रिया मलिक अहमद खान साहब, मुराद राज साहब, सस्सी पलीजो साहिबा हमारे साथ मौजूद थे और अब आगे करने जा रही है। उस हवाले से भी कुछ गुफ्तगू हो रही थी और अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो यूरोप में कोरोना की जो नई किस्म सामने आई थी, दरियाफ्त हुई थी, वो अब डॉक्टर अताउर रहमान के दावे के मुताबिक पाकिस्तान में भी दाखिल हो गई है और इसके कितने खौफनाक असरात हो सकते हैं, कितनी ये खतरनाक साबित हो सकती है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और जैसे जैसे मुल्क में सर्दी बढ़ रही है उसके साथ साथ मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर भी मजीद शिद्दत इख्तियार करती जा रही है और 6 माह बाद गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से एक रोज़ में रिकॉर्ड 111 अमवात हो चुकी हैं, जिसके बाद इस वायरस से मजमूई तौर पर हलाकतों की तादाद अब बढ़ते हुए 9600 से भी तजावुज़ कर गई है। NCOC के मुताबिक इससे कबल 25 जून को मुल्क भर में कोरोना से एक रोज़ में 148 अफराद जान से गए थे। चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान ने यह इंकशाफ किया है कि बरतानिया में दरियाफ्त होने वाली कोरोना की नई किस्म से मिलते जुलते वायरस के कराची में होने की रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं, जबकि महकमा सिंध ने कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान पहुंचने की तरदीद कर दी है और कहा है कि वजीर आजम के चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स कमेटी बराए साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर अताउर रहमान का कोरोना की नई किस्म पाकिस्तान पहुंचने का दावा गलत है और कोरोना की ऐसी कोई नई किस्म पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। अगर यह किस्म पाकिस्तान में मौजूद है या नहीं भी है, ये कितनी खतरनाक है और कितना नुकसान पहुंचा सकती है, यूरोप में इसकी मौजूदगी के वाज़ेह शवाहिद मिले हैं और क्या ये यूरोप से दीगर मुल्कों में भी ट्रांसफ़र हो सकती है और अगर हो गई तो फिर कितनी तबाही मचा सकती है, इस पूरी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर फरहान साहब बहुत शुक्रिया, वक्त निकाला अपने प्रोग्राम के लिए। अब ये अभी पुरानी जो पहली एक वबा थी उसका दूसरा फेज़ आया, उस पिछली किस्म पर ही दुनिया ने काबू नहीं पाया था कि एक नई किस्म ये दरियाफ्त हो गई है, ये कितनी मुख्तलिफ है फरहान साहब पहली किस्म से और कितनी खतरनाक ये मजीद साबित हो सकती है? देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी ये बेसिकली जो बीमारी है या लोग जितने बीमार हो रहे हैं, हम ये देख रहे हैं नंबर 1 कि यंगर एज ग्रुप जो 30s में 40s में है वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड हो रही है। नंबर 1 पहले 70s 80s में 60s में थी वो थी, तो एज ग्रुप ज़रा डिफरेंट हो गई है, यंगर एज ग्रुप है। और दूसरी बात है कि जो इसमें बीमारी जो थी अगर 3-4 हफ्ते चलती थी और ठीक जो सीरियस होते थे, इसमें 2 हफ्ते बाद ही सीरियस हो रहे हैं। और ये बात मैं प्रोफेसर अताउर रहमान की सेकंड करूंगा कि देखें कि जो है वो वायरस जो है यहाँ पे पहले ही बहुत, जब पाकिस्तान आया था तो ये 9 दफ़ा म्यूटेट हुआ था और अभी भी ये कंटिन्यूसली दुनिया भर में भी म्यूटेट हो रहा है। पाकिस्तान का जो वायरस है वो भी म्यूटेट हो रहा है और हमारे पास टेस्ट जो हैं वो सब करवाते नहीं हैं और अगर टेस्ट करवाते हैं तो फिर उसकी म्यूटेशंस जो हैं वो चेक करना, ये बहुत सारे लोगों की जो लैब्स हैं उनके लेवल की बात नहीं है। तो अगर कोई ऐसा कहे कि ये कोई वायरस मौजूद नहीं है या अभी आया नहीं है इंग्लैंड वाला, तो मैं नहीं समझता कि ये सही तरफ जो है बात जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया के वायरसेस और बीमारियां जो हैं वैसे ही फैलती चली जा रही हैं और पाकिस्तान में जो ट्रैवलिंग की वजह से लोग आ रहे हैं वापस, और वो तो वहाँ के बाहर के जरासीम इंपोर्ट करके लेके आ रहे हैं। ये कोविड एक ऑलरेडी बाहर का एक जरासीम है जो पाकिस्तान आया, इसी तरह से चिकनगुनिया, डेंगू, ये कितनी बीमारियां हैं जो बाहर से आ रही हैं और हमारे पास इसका कोई डिफेंस मैकेनिज्म अभी तक डेवलप नहीं है जो बाहर की बीमारियों को पाकिस्तान से आने से रोके, या वायरस की भी डिफरेंट वेरिएशंस, कोविड-19 की वेरिएटेंट वायरसेस जो ज़्यादा डेंजरस हैं वो ना आ सकें पाकिस्तान, तो ऐसा नहीं है। मैं भी समझता हूँ कि ख्याल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये इफेक्ट बढ़ता चला जा रहा है और ये दूसरी लहर नहीं बल्कि तीसरी लहर भी आएगी, चौथी लहर भी आएगी, जब तक कि 70% दुनिया के लोग जो हैं या तो वो इन्फेक्शन से ठीक नहीं हो जाते या वो वायरस या वो वैक्सीनेटेड नहीं हो जाते और हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती, तो ये परेशानियां ही चलती जाएगी। और डॉक्टर साहब जैसा आप कह रहे हैं कि ये इस नई किस्म में बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा शदीद तबीयत ख़राब हो रही है, 2 हफ्ते में कंडीशन क्रिटिकल हो रही है पेशेंट्स की, तो ये इसका क्या ट्रांसफ़र रेट, शिफ्टिंग रेट, कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा है? पहले जो हम देखते थे वो एक शख्स अगर 1 या 2 लोगों में ट्रांसफ़र करता था इस वायरस को, तो अब इसमें क्या ये मल्टीप्लाई हो गया है?
देखिए बिल्कुल ये ऐसा है, इंग्लैंड में तो ये डॉक्यूमेंट हो चुका है, तभी वो 4th टियर के लेवल पे चली गई है लॉकडाउन उनकी, जो कि हाईएस्ट लॉकडाउन है जो इंग्लैंड ने किया है। और ये देखा गया है कि उसकी जो ट्रांसमिटेबिलिटी जो है या रिप्रोडक्टिव आर रेट जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा है, वो ज़्यादा लोगों को ट्रांसमिट हो रहा है और फास्टर ट्रांसमिट हो रहा है, ये बिल्कुल देखा जा रहा है। और फिर आप ये देखें ना, इंडिया हमारा जो नेबरिंग मुल्क है उसमें भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। यूएस जो एक डेवलप कंट्री है वहां पे भी सिचुएशन जो है वो अभी तक कंट्रोल में नहीं आ सकी है, और यूरोप तो ऑलरेडी लॉकडाउन की तरफ जा रहा था। तो पाकिस्तान में तो हमें बहुत ज्यादा और ज्यादा ख्याल करना चाहिए, क्योंकि हमारा तो इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी कमजोर है। और एनसीओसी मैं समझता हूँ इसमें जो एक इदारा बना है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर, ये एक बहुत अच्छा इदारा बना है। जो गाइडलाइन दे रही है वो सब परेशान है, वो लोगों को फॉलो करनी चाहिए। अब फरहान साहब, ज़ाहिर है जो पहली लहर थी उसमें हमारे पास उसके खिलाफ दो ही हथियार थे, या तो एसओपीज का इस्तेमाल या फिर अपने इम्यून सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग करना। अब ये इस नई किस्म के खिलाफ क्या इम्यून सिस्टम को मजीद स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा? उस पहली लहर और वो जो पहली किस्म थी उसके मुकाबले में ये ज़्यादा तेज़ी के साथ असरअंदाज हो सकती है इम्यून सिस्टम पर? देखिए बहुत अच्छी बात आपने की है। मैं समझता हूँ कि इम्यूनिटी को बेहतर करने का जो तरीका है वो अच्छी ग़िज़ा भी है, वो 7 से 8 घंटे की नींद भी है, वो पानी का 2 लीटर से ज़्यादा इस्तेमाल भी है, और विटामिन सी, विटामिन डी। इसके साथ-साथ जो मैं नई चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो लोगों के अंदर कोमॉर्बिड्स होते हैं, यानी कि ऐसी बहुत सारी बीमारियाँ हैं जो हम पाल रहे होते हैं, जैसे डायबिटीज़ है उसका इलाज नहीं करा रहे, जो है ब्लड प्रेशर है, इवन मसूड़ों में अगर इन्फेक्शन है उसको ठीक नहीं करा रहे, लिवर में सोजन है या डायरिया हो रहा है, पेट अपसेट रहता है, एलर्जी रहती है, हम दवा खाते हैं ठीक हो जाती हैं। ये वो लोग हैं जो इस वक्त ये जो जिनके अंदर कोमॉर्बिड यानी कुछ और बीमारियां चल रही थी, चाहे वो माइल्ड ही क्यों ना हो, वो बेसिकली इम्यूनिटी को कम कर रही हैं और वो उनमें ये असर ज्यादा देखा जाता है। दूसरी चीज ये कि इस वक्त मौसम जो है वो सर्दियों की तरफ जा रहा है, और सर्दियों में जो है वो वायरल डिजीजेस और निमोनिया वैसे भी बढ़ जाता है, और अगर कोई और वायरस लग जाता है या डेंगू भी फैला हुआ है इस वक्त, टाइफाइड भी फैला हुआ है, अगर कोई और बीमारी है तो ये लोग ज्यादा सीरियस होते हैं जिनके अंदर है। तो जो भी बीमारी बॉडी में चल रही हो या कोई भी बॉडी आपने पेंडिंग रखा हुआ है उसका इलाज जरूर कराएं, क्योंकि ऐसे ही लोग सीरियस होते हैं। सही। और डॉक्टर फरहान साहब, ये जो वैक्सीन जो ममालिक के दावा कर रहे थे कि उन्होंने वैक्सीन तैयार कर ली है, क्लिनिकल ट्रायल्स कामयाब हो गए, अब क्या वही वैक्सीन इस नई किस्म के खिलाफ भी कारामद साबित होगी, या फिर एक नई वैक्सीन की दरियाफ्त के लिए फिर काम करना पड़ेगा, फिर रिसर्चेस शुरू होंगी? अब देखें, ये वैक्सीन की जो स्टडी है ना, ये इवॉल्विंग है और ये इवॉल्व होती हैं वैक्सीन भी। इस वक्त वैक्सीन जो बन रही हैं, जो 4-5 दुनिया में अवेलेबल हैं, पाकिस्तान में भी उनके ट्रायल्स चल रहे हैं, ये वो वैक्सीन हैं जो कि इसकी स्पाइक प्रोटीन्स मोस्टली उसकी अगेंस्ट बन रही हैं, जो ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ये जब वायरस म्यूटेट भी होगा तो ये स्पाइक प्रोटीन्स उसके अंदर मौजूद होंगी। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि फ्लू का वैक्सीन जो है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा का जरासीम के खिलाफ जो है, वो इतना ज्यादा एक साल में म्यूटेट करता है कि फ्लू का शॉट या फ्लू का वैक्सीन जो है वो बेसिकली सालाना लगाना पड़ता है जब भी मौसम आता है। तो फिलहाल तो मैं ये कहता चलूं कि लेकिन अभी जो वैक्सीन आएगा वो करंट जो स्ट्रेन्स हैं उनको एड्रेस जरूर करेगा। आई थिंक मैं बड़ा होपफुल हूँ और वो इसको एड्रेस करेगा। लेकिन ये जरूर है कि आगे चल के हो सकता है सालाना इसका वो लगाना पड़े वैक्सीन, ये टाइम बताएगा। लेकिन अगर हम एहतियात करते हैं वही सबसे बड़ा वैक्सीन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ मौजूद थे, और गुफ्तगू अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, चूँकि जो नई लहर के साथ साथ नई किस्म की कोरोना की यूरोप से शुरू हुई है और ये मुख्तलिफ मुल्कों में आ भी सकती है, और पाकिस्तान में भी इसकी मौजूदगी के इम्कान पाए जा सकते हैं, तो अब लोगों को पहली लहर और पहली किस्म से भी ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। और चंद ही मिनट बाद 25 दिसंबर की तारीख आ जाएगी, जो कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उनकी 144वीं सालगिरह मुबारक। लेकिन ज़रा एक लम्हे को सोचें, अगर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना आज होते और मौजूदा हुक्मरानों की तर्ज हुक्मरानी को देखते तो क्या सोचते? गुज़िश्ता चंद दहाइयों में मुल्क के अवाम और मुल्क की मईशत का जो हाल हुकूमतों ने किया है, उसको देख कर यकीनन कायद आज़म की रूह कांप जाती होगी। तब्दीली के दावेदार मौजूदा हुकूमत की गैर संजीदगी किसी भी तरह कायद आज़म के विजन से मुताबिकत नहीं रखती। मौजूदा और माजी की हुकूमतें कायद आज़म के अफकार की बातें ज़रूर करती रही हैं, लेकिन अमली तौर पर कायद आज़म के विजन को कोई नाप ना सका। क्या मौजूदा दौर के अमीर तरीन हुक्मरानों में से कोई हुक्मरान कायद आज़म की तरह बगैर तनख्वाह के काम कर सकता है? और सिर्फ हुक्मरान ही नहीं, इस वक्त अपोजिशन की बड़ी बड़ी जमातों के बड़े बड़े सरबराहान जो मुल्क और बैरून मुल्क अरबों रुपए के असासों के मालिक हैं, क्या वो कायद आज़म की तरह अवाम के दर्द को महसूस कर सकते हैं? मामूली इलाज भी बाहर से करवाने वाले क्या कायद आज़म की तरह मुल्क में रहकर जान दे सकते हैं? कायद आज़म ने भी आला तालीम बाहर से हासिल की थी, लेकिन कौमी ज़बान भी बड़ी सफाई और रवानी से बोलते थे। मौजूदा सियासतदानों की तरह कौमी ज़बान की टांग नहीं तोड़ा करते थे।
कॉल और फेल के इस तजाद की वजह से मौजूदा और माजी के तमाम सियासतदान अपनी अपनी सियासी जमातों के रहनुमा या सरबराहान तो हो सकते हैं, लेकिन लीडर्स नहीं हो सकते, क्योंकि लीडर पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ एक ही गुजरा है, जिसका नाम है बानी पाकिस्तान कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।